हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण व असमीकरण। देखो, कल हमने बात कर ली थी किसकी, दो चरों वाले रैखिक समीकरण की, यानी कि जो पिछला वीडियो था उसके अंदर हमने देखा था कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण कैसे होते हैं। जैसा कि नाम से हमको पता चल रहा है दो चर, जैसे कि ये समीकरण मैंने दो लिखे हुए हैं, इन दोनों समीकरणों के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ क्या है, x एक चर है, y क्या है दूसरा चर है, यानी दो चर हो गए वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण हमने किसको कहा था, जिसके अंदर चरों की पावर कितनी हो, अधिकतम एक हो, उनको क्या कहा था, रैखिक समीकरण। तो ये इस तरह से ये जो मैंने लिखा हुआ है ये क्या है, हमारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण है। अगर दो समीकरण मैंने लिख रखे हैं तो ये क्या हो जाएंगे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म हो जाएंगे। अब बात करता हूँ असमीकरण की। क्या असमीकरण क्या है, असमीकरण जो समीकरण होता है, समीकरण के अंदर क्या होता है, हमारे दो पक्ष होते हैं, दोनों पक्ष एक दूसरे के इक्वल होते हैं, या कहूँ कि दोनों पक्ष एक दूसरे को पूर्णतः क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। यानी कि ये वाले जो पक्ष है वो किसके बराबर होता है, दूसरे वाले पक्ष के अंदर। लेकिन असमीकरणों में ऐसा नहीं होता, उसके अंदर जो दो पक्ष होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के एग्जैक्ट बराबर नहीं होते, एक दूसरे को पूर्णतः संतुष्ट नहीं करते। उदाहरण के तौर पे मैं मान लेता हूँ x प्लस 2y ग्रेटर देन 4, ये एक तरह से क्या है, हमारी असमीकरण कहलाती है। इसके अंदर ये कह रहा है कि इनका जो मान होगा वो हमेशा क्या होगा, 4 से बड़ा होगा, यानी कि दोनों पक्ष एक दूसरे के एग्जैक्ट बराबर नहीं होंगे। कई बार यहाँ पे इक्वल का साइन और आ जाता है, इक्वल के साइन के अंदर क्या होगा कि ये बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो इस तरह से इनको हम क्या कहते हैं, असमीकरण, और ये हमारा क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। समीकरण को हम क्या है, 2-3 क्लास मतलब 8वीं 9वीं 10वीं तीनों क्लास के अंदर सोल्व कर चुके हैं। असमीकरण क्या है, हमारे 10th। अब देखो, हम असमीकरण को हल करना सीखेंगे। तो असमीकरण जैसे कि मान लो 2x माइनस 4y इक्वल टू 10, ये क्या है, समीकरण है। अगर इसको असमीकरण में चेंज करो तो कुछ इस तरह से हो जाए, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, पक्षांतरण करने का तरीका बिल्कुल वही रहेगा जैसा कि किसमें होता है, समीकरण के अंदर होता है। केवल और केवल एक बात का हमें ध्यान रखना है कि पक्षांतरण अगर किसी माइनस वाली संख्या का हम कर रहे हैं, पक्षांतरण हम क्या कर रहे हैं, किसी माइनस वाली संख्या का कर रहे हैं, और ये माइनस वाली संख्या किसी और संख्या के गुणा या भाग में, किसी और संख्या के गुणा या भाग में हो, तो पक्षांतरण करने के बाद में वही होगा। मतलब अगर वो गुणा में है तो भाग में चली जाएगी, और भाग में है तो गुणा में चली जाएगी। लेकिन ये जो चिन्ह होगा ग्रेटर देन का है तो वो लेस देन में चेंज हो जाएगा, ये वाला चिन्ह बदल जाएगा। उदाहरण के तौर पे मैं मानूं कि -4x ग्रेटर देन 2 है। अब x ये ग्रेटर देन का चिन्ह, अगर मैं -4 का पक्षांतरण कर रहा हूँ 2 के बटे में तो -4 जाएगा, क्योंकि -4 है वो x से क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। गुणा की चीज कहा जाती है भाग में। लेकिन ये जो चिन्ह हो गया वो कैसे हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, यानी कि ये चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो असमीकरण को हल करते टाइम केवल और केवल इस बात का ही ध्यान रखना है कि अगर कोई ऋणात्मक संख्या किसी दूसरी संख्या की या किसी चर के या उसके साथ जो भी संख्या है उसके गुणा में हो या भाग में हो, और उसका हम पक्षांतरण कर रहे हैं, तो क्या होगा, पक्षांतरण तो वैसे ही होगा, बस ये बीच वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब देखो, इसके अंदर हम बात करते हैं, बोर्ड के अंदर जो सवाल आता है वो आता है 6 नंबर का इस प्रश्नावली से, और जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो असमीकरणों से तो आता नहीं है, वो आता है किससे, रैखिक समीकरण से आता है, जो कि हमारा ग्राफ वाला क्वेश्चन होता है। अब ये क्वेश्चन क्या है, 100% है कि ये आएगा ही सही। इस क्वेश्चन में कोई और दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये तो आएगा ही सही। अब देखते हैं, अब देखो इसके अंदर क्वेश्चन ये आता है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को हल कीजिए तथा a का ऐसा मान ज्ञात कीजिए, a का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि a बराबर 2x प्लस 3y हो, ठीक है। यानी कि ये देखो, ग्राफ वाला जो भी मैटर है वो तो कितने नंबर का है, 5 नंबर का है। यानी कि इस प्रश्नावली के अंदर जो भी सवाल है वो सारे के सारे सवाल कितने नंबर के हैं, 5 नंबर के हैं। बात करूं ये एक्स्ट्रा के अंदर, इसी क्वेश्चन के अंदर हमको क्या पूछ लेता है, 1 नंबर का और पूछ लेता है कि समीकरण को हल करने के बाद में a का मान ज्ञात हमको करना है। यानी कि यहाँ से इन समीकरणों को हल करने के बाद में जो x और y के मान आएंगे, x और y के जो मान आएंगे उन मानों को इसमें रखकर क्या करते हैं, हमको a का मान ज्ञात करना पड़ता है। अब देखो हम क्या करेंगे, इस ग्राफों को हल करने के लिए पहला जो समीकरण है वो लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 8।
मैंने क्या ले लिया, समीकरण पहला ले लिया। अब इस समीकरण में हमको क्या करना है कि x का जो पार्ट है और y का जो पार्ट है, इन दोनों के अंदर देखना है कि x के साथ वाली छोटी है या फिर y के साथ वाली छोटी है। अगर x के साथ वाली छोटी है तो इसका पक्षांतर नहीं करेंगे, हम किसको करेंगे, y वाले को कर देंगे। अब क्यों करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं आगे आगे मैं बताऊंगा। तो यह 2x बराबर क्या आ जाएगा 8, 3y प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा 3y। दो का यहाँ से अगर मैं पक्षांतर करूंगा तो x बराबर आ जाएगा 8 माइनस 3y बटे में 2। अब देखो मैं बड़ी संख्या का क्यों पक्षांतर कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी यहाँ पे बड़ी या छोटी जो भी संख्या होगी वो कहाँ जाएगी, बटे में। अगर छोटी संख्या बटे में तो छोटी संख्या का भाग हम आसानी से ज्यादा संख्याओं में दे सकते हैं, अगर वो बड़ी होगी तो वो कम संख्याओं में भाग जाएगा, यानी कि हमारे मान जो है वो बटे में नहीं आएंगे। अब मैं बात करता हूँ कि इसको अंदर x और y के मान कैसे निकालेंगे। एक चर हमारा पर्सनल एक जगह रह गया, बराबर का एक साइड रह गया, बाकी सबका हमने क्या कर दिया, पक्षांतर कर दिया। तो जो पर्सनल हमने एक तरफ अपना एक चर रखा है, इसको तो हमको कोई मान नहीं रखना, हमको मान केवल किसका रखना है, दूसरे वाले का, यानी y का मान रखना है। अब y का मान जैसे कि मैं मान लो y का मान मैं रखता हूं 0, y का मान मैंने क्या रखा 0, हो तो x बराबर क्या आ जाएगा 8 माइनस 3। 8 माइनस 3 तो ऐसे कैसे आ गया, 3 से y क्या हो रहा है गुणा, क्योंकि दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, गुणा का चिन्ह आ गया। अब y की जगह मेरे को क्या लिखना है 0, तो y की जगह यहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और बटे में क्या है 2 है। अब देखो 8, 3 को जो मैं 0 से गुणा करूंगा तो पूरा 0 हो जाएगा, और 8 में से अगर 0 को घटाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी 8/2। 8/2 का मतलब 2 से 8 कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा। तो हमारा जो बिंदु है वो क्या होगा 4,0 होगा, क्योंकि सबसे पहले हम किसका मान लिखते हैं, x का मान लिखते हैं और फिर लिखते हैं y का मान। अब देखते हैं, अगर मैं लिखूं y बराबर 1 लिखूं, y बराबर कितना लिखूं 1 अगर मैं लिखता हूं तो y बराबर 1 हो तो x बराबर हमारे पास क्या आएगा 8 माइनस 3, ये तो सेम आ गया, और y की जगह मेरे को क्या लिखना है 1 लिखना है, बटे में क्या आ जाएगा 2। 3 को 1 से गुणा करूंगा तो 3 एकम 3, और 8 में से 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा 5, 5/2। ठीक है। अब एक बात का हमको ये ध्यान रखना है कि कोई भी जो उत्तर है यानी x और y का जो मान है उसको बटे में नहीं लाना है। बटे में इसलिए नहीं लाना है क्योंकि इनको ग्राफ के अंदर दर्शाने क्या होता है, थोड़ा कठिन होता है, या कहूं कि इनको दर्शाने में जो मतलब अगर बटे में 2 है तो ठीक है, अगर बटे में 2 के अलावा 3, 4 इस तरह से आ जाते हैं तो उसको हम ग्राफ के अंदर एग्जैक्ट नहीं दर्शा सकते। इसलिए हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या को नहीं लेना, एक की जगह में कुछ और ले लेता हूँ, यानी कि मैं ले लेता हूँ 2, y का मान क्या ले लेता हूँ 2 ले लेता हूँ। तो यहाँ पे भी मेरे को क्या रखना पड़ेगा 2 रखना पड़ेगा। अब देखो 3 को अगर 2 से गुणा करो 3 दूनी क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, तो 8 माइनस 6/2, 8 में से 6 घटेंगे तो कितने बचेंगे 2 बचेंगे, 2/2 का मतलब क्या हो गया 1 हो गया। तो इस तरह से x का मान कितना आ गया 1 आ गया, यानी कि बिंदु जो वो मेरे को मिलेगा वो मिलेगा 1,2। ठीक है, बिंदु कैसा मिल गया 1,2। अब क्या करना है, ये जो हमको बिंदु मिले हैं इन दोनों को हम क्या करेंगे एक डिब्बे के अंदर अलग से लिखेंगे इस तरह से, ऊपर x के मान नीचे y के मान। x के मान देखें तो x के कितने मान हैं, x के हमारे पास 2 मान है, एक बार तो क्या आया था हमारे 4 आया था और एक बार आया था 1, 4 और 1। 4 जब आया था तब y का मान हमने क्या रखा था 0 रखा था, और जब हमने x का मान 1 आया तो y का मान कितना रखा था 2 रखा था। तो इस तरह से हम यहां से हमको क्या करना पड़ेगा ग्राफ बनानी पड़ेगी, तो वो हम आगे देखेंगे। अब मैं बात करता हूं इस सवाल की, तो सेकंड सवाल के अंदर अगर हम देखें a बराबर 2x प्लस 3y, इसका मान हमको ज्ञात करना है कब ग्राफ बनाने के बाद में, या फिर जो हमारा हल आएगा उत्तर आएगा उसको करने के बाद में। तो देखो इसके अंदर हमको क्या करना है, x से जो गुणा हो रहा है वो क्या हो रहा है 1 हो रहा है जो छोटा है, इसलिए हम x बराबर -3 और ये 2y का पक्षांतर करेंगे, x को यहीं छोड़ना है, 2y उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 2y, प्लस का क्या हो गया 2y हो गया। अब x बराबर y का मान में अगर यहाँ कुछ अपनी मर्जी से रख दूंगा तो x का मान कुछ ना कुछ आएगा, तो मैं y का मान जो रख रहा हूँ वो रख रहा हूँ 0, y का मान क्या रख दूं
जीरो अगर मैं रख दूं तो x का मान क्या आएगा, -3 प्लस 2 इंटू जीरो। दो को जीरो से गुणा करूंगा तो मेरे पास जीरो आएगा, और जीरो को अगर मैं -3 के अंदर जोड़ूंगा, -3 में किसको जोड़ेंगे, जीरो को जोड़ूंगा, तो मेरे पास -3 ही आएगा। तो अगर मैं y बराबर रखूं, अगर मैं y का मान कुछ और रखूं, जैसे कि मैं रख लेता हूं 1 रख लेता हूं, तो y का मान अगर मैं 1 रखता हूं तो मेरे पास आएगा -3 प्लस 2 गुणा 1 बराबर में, 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2 हो गया, -3 प्लस का 2 बराबर कितना आएगा। जब दो असमान चिन्ह हो तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं, और चिन्ह वो आता है जो बड़ी संख्या में, यानी ये क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दो दो बिंदु मैंने निकाल लिया। अब अधिकतर क्या होता है कि जो भी टीचर होते हैं या फिर मैं ही खुद हूँ, तो यहाँ दो बिंदु ना निकाल कर 3 बिंदु निकालते हैं। 3 बिंदु निकालने से हमारा क्या होता है, ग्राफ एग्जैक्ट बन जाता है। अगर मान लो गलती से भी कहीं पे गलती हो गई तो वो गलती हमको जब ग्राफ बनाते हैं उस टाइम पे जो लाइन खींचते हैं वो क्या खींचती है, सीधी नहीं खींचती। इसका मतलब हमें ये हमारा ये होता है कि वो हमने पीछे कुछ ना कुछ गलती की है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं y की जगह मान लो एक और मान लिख लेता हूँ, y का मान अगर मैंने लिखा 2 हो तो x का मान क्या आएगा, तो x बराबर क्या आएगा, -3 प्लस 2, और y का मान मैंने कितना रखा, 2 रखा। यहाँ पे आएगा -3, 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना है, +4। दोनों चिन्ह असमान है, घटेंगे, तो 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इस तरह से हमारे क्या आगे y के वाली मतलब दूसरा जो समीकरण था उसके 3 बिंदु मैंने निकाले, इसके भी 3 बिंदु निकाल सकते हैं। और अगर ग्राफ एग्जैक्ट 2 बिंदुओं से भी बन जाता है तो जो बच्चे ये चाहते हैं कि हम केवल 2 ही बिंदु निकालेंगे तो उनका गलत नहीं होगा। अब इसके लिए भी हमको क्या करना है, इस तरह का एक बॉक्स बनाना है। यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं इस जगह बना रहा हूं x और y। अब देखो दोनों के अंदर अगर हल इस समीकरण को इस समीकरण के हल में देखें तो ये 2 और 1 वाला बिंदु था, 2 और 1 दोनों क्या आ रहे हैं, दोनों ही समीकरणों के अंदर एक ऐसा बिंदु आ रहा है जो कॉमन है, यानी कि यही हमारा क्या है, हल है। यानी कि इसको एक बार लिख लेते हैं, y का मान 0 रखा था और 2 वाला लिख लेते हैं, और इसके अलावा 0 रखा y का मान, तो x का मान कितना आया, -3 आया, और जब मैंने y का मान 2 रखा, y का मान 2 रखा तो x का मान 1 आया। यानी कि जब दोनों डिब्बों के अंदर कहे हैं दोनों समीकरणों का एक समान हल आ जाए, जैसे कि x का मान यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ y का मान 2 है तो y का मान यहाँ भी 2 है, दोनों बिंदु अगर एक समान आ जाए तो मूल जो हमारा ये मान है, मतलब इन दोनों समीकरणों का जो वास्तविक हल है वो क्या है कि x बराबर तो 1 है और y का मान कितना आएगा, 2 आएगा। ये हमारा क्या है, वास्तविक हल है। अब देखो ये जो उत्तर आया है ये तो हमारे क्या, मैंने दोनों ब्रैकेटों के अंदर सेम मान आ गया इसलिए मेरे को पता चल गया कि ये हल है। अगर तुम्हारे सेम नहीं आता, कोई मान सेम नहीं आता, तो जब तुम ग्राफ बनाओगे, इसको एक बार मैं मिटा देता हूं, जब तुम ग्राफ बनाओगे तो वो ग्राफ के अंदर दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर काटेंगी, दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर काटेंगी उस बिंदु पे x का मान जो होगा वो हमारा रियली x का मान होगा, जो y का मान होगा वो रियली y का मान होगा। रियली का मतलब ये कहना चाहता हूं मैं कि दोनों समीकरणों का जो हल है वो इस बिंदु से, जहां दोनों एक दूसरे काट रहे हो उस बिंदु से दर्शाया जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्योंकि मेरे को मान पता चल चुका है तो a बराबर 2, x का मान कितना है, 1 है, तो 2 की गुणा में कौन आ जाएगा, 1, प्लस y के गुणा में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, y का मान 2 है, तो 3 गुणा में कौन आएगा, 2, 2 एकम 2 प्लस 3 दूने 6, 6 और 2 कितने हो गए, 8, तो a का मान कितना आ गया, 8 आ गया। अगर ये मान सेम नहीं आते, अगर ये दोनों मान कैसे होते, एक समान नहीं आते, तो हम क्या करते, फिर ग्राफ के अंदर देखते कि कौन से बिंदु पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही है। तो ये हमारे किसके द्वारा आया, ग्राफ द्वारा हल। जो ग्राफ द्वारा हल आया था वो x बराबर 1 और y बराबर 2 आया था, जिसका मान हमने नीचे रख के निकाल दिया। अगर हम ये वाला पार्ट नहीं करेंगे तो हमको केवल 5 नंबर मिलेंगे 6 में से, इसलिए हमको ये वाला पार्ट भूलना नहीं है, क्योंकि लगभग अभी तक 2 सालों में जो क्वेश्चन आया है वो हमेशा ऐसा ही आया। ठीक है, तो इस बार भी ऐसा ही सवाल आने की संभावना है। अब
जो ग्राफ बनाना है वो ग्राफ बनाना पेपर आ गया है। अब इसके अंदर ग्राफ बनाने के लिए देखो पहले हमको क्या करना है, बिंदुएं देखनी है, बिंदुएं भी कौन कौन सी कहाँ तक गिनती लिखी हुई है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 और -3 यानी सबसे बड़ी जो संख्या है वो इतनी आ रही है, यानी कि बीचों बीच में हम ग्राफ बना सकते हैं। अगर मान लो हमारी सारी की सारी प्लस में होती तो हम क्या करते, एक लाइन तो यहाँ पे ऐसे सीधे और एक यहाँ पे इस तरह से, मतलब जो अक्ष है वो केवल प्लस वाले ही बनाते हैं। अब मैं बात करता हूँ पहले अक्ष की, तो पहले सबसे पहले हम एक्स अक्ष खींचेंगे कुछ इस तरह से, ये वाला हमारा कौन सा अक्ष कहलाता है, एक्स अक्ष कहलाता है। इसके बाद में इसके 90 डिग्री पे एक और लाइन खींचेंगे इस तरह से, ये वाई अक्ष कहलाता है। एक बात का ध्यान रखना है, जो यहाँ पे गहरी लाइनें ग्राफ की पहले से जो खींची हुई आती है, इसी के ऊपर ये दोनों लाइनें अपन को खींचनी है, या फिर कहें कि दोनों अक्ष बनाने। उसके बाद क्या करना है, अपन को इन पे नंबरिंग करनी है, जैसे कि 1 2 3 ये नंबरिंग हो गई अपने पास। बट जो गहरी गहरी लाइन है इन्हीं के ऊपर लिखनी है, यानी कि यहाँ पे जो मैं पैमाना ले रहा हूँ वो क्या ले रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई ले रहा हूँ, इसलिए मैंने 1 2 3 लिखा है। अगर मान लो मैं 2 2 का, क्योंकि अगर मान लो मेरे पास बड़ी संख्या आती तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 2 2 का गैप रख सकता हूँ, यानी यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6। इस तरह से हमारे क्या हो जाएंगे, ये पैमाना है वो तो बढ़ जाएगा और हमारे पास ज़्यादा संख्या यहाँ आ सकती है। अब देखो एक बात का यहाँ ध्यान रखना, ग्राफ के अंदर इसके अंदर दिख नहीं रहा है, लेकिन जैसे कि 2 और 1 के बीच में क्या होता है, 1.5 होता है, यानी कि 1.5 होता है। तो 1.5 की इन लाइनों से थोड़ी हल्की लाइन में और इन छोटी छोटी लाइनों से थोड़ी गहरी लाइन के अंदर भी लिखा हुआ या बना हुआ आता है। इसके बाद अब देखो ये वाला जो अक्ष है वो वाई अक्ष हो गया, कौन सा, प्लस वाला। इसके बाद मैं एक्स अक्ष की नंबरिंग कर रहा हूँ, ये जो है वो क्या हमारा एक्स अक्ष है, प्लस वाला। इसके बाद में नीचे वाला जो है वो वाई अक्ष है, कौन सा, माइनस वाला। इसके बाद ये जो इस साइड वाला है वो हमेशा क्या रहेगा, माइनस वाला रहेगा एक्स अक्ष का। अब एक बात तुमको ये करना है कि इसके अंदर नंबरिंग हमेशा सेम यही रखनी है कि कौन सी तरफ प्लस का होगा और कौन सी तरफ माइनस का होगा। अब देखो मेरा जो पहला बिंदु था वो था 1,2, यानी x का मान तो 1 था और y का मान था 2। तो x का मान 1 कहाँ है, ये रहा, और y का मान 2 कहाँ है, ये रहा। इन दोनों को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, यानी यहाँ से सीधा इस तरह से चलना है और नीचे से एक से ऊपर की ओर चलना है, तो दोनों कहाँ मिलेंगे, इस बिंदु पे मिलेंगे। यानी कि ये जो बिंदु है वो कौन सा है, 1,2 बिंदु है। ठीक है, पहले x का मान लिखते हैं, फिर लिखते हैं y का मान, और इसके बाद में अगला जो बिंदु है वो कौन सा है, 4,0 बिंदु है। तो देखो 4 तो x का मान ये रहा और y का मान 0 इसी पे होता है, इसलिए यहाँ पे ये कौन सा बिंदु आ गया अपने पास में, 4,0 बिंदु आ गया। तो एक जो हमारा समीकरण था उसकी हमने 2 बिंदु यहाँ दिखा दिए, 3 बिंदुएं भी दिखा सकते हैं अगर अपन ने 3 बिंदुएं ज्ञात की हैं। अब इन दोनों लाइनों को हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से मिला देंगे, तो हमारे पास कुछ इस तरह से लाइन खिंच जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब देखो अगला जो बिंदु है दूसरे समीकरण का वो है -3,0। तो -3 यानी x का मान -3 कहाँ है, ये रहा, क्योंकि ये x अक्ष था, और y का मान 0 इसी बिंदु पे होता है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये जो बिंदु है वो कौन सा है, -3,0 है। इसके बाद बात करें जो दूसरी लाइन हमारी थी, दूसरा जो बिंदु था वो 1,2 था, जो कि मैंने पहले से लिख रखा है 1,2, यानी कि यहीं पे होगा दूसरा बिंदु भी। इसलिए मेरे को क्या करना है, इस 1,2 और -3,0 को मिला देना है, तो मेरे पास इस तरह की एक लाइन खिंच जाएगी। ठीक है, अब ये तो हमारा क्या हो गया, ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब एक बात इसके अंदर अपन को और ऐड करनी है कि इन लाइनों के ऊपर समीकरण लिखना है। जिन समीकरणों की एक ग्राफ है उनके ऊपर, मतलब उस लाइन के ऊपर उसका समीकरण लिख देना है। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होती है वो होती है पैमाने की, यानी पैमाना चाहे कैसा भी ग्राफ हो, पैमाना हमेशा लिखना होता है। जितने का मैं यहाँ गैप ले रहा हूँ इनमें, जैसे 1 2, तो 1 1 का गैप ले रहा हूँ सभी के अंदर, तो जो मेरा पैमाना होगा वो कुछ इस तरह से लिखूंगा कि पैमाना x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। अगर मैंने यहाँ 2 2 का अंतर लिया है तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 2 इकाई आ जाएगा। कई बार क्या होता है, हम 1 सेंटीमीटर ना लिखकर इसकी जगह हम लिख लेते हैं 1 बटा खाना। क्या लिख लेते हैं, 1 सेंटीमीटर की जगह 1 बटा खाना बराबर 1 इकाई। जितने यहाँ पे अपन अंतर लिखेंगे उस हिसाब से यहाँ पे 1 इकाई या 2 इकाई रहेगा। अधिकतर हमारे ग्राफ क्या होते हैं, इसी तरह से 6 से 7 तक की गिनती ही आती है, इसलिए हम इस तरह का ही ग्राफ बना देते हैं जो कि हमारे ग्राफ के अंदर इजीली आ जाता है। इसलिए जो अंतर है वो 1 का ही लेते हैं, इसलिए 1 इकाई, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ग्राफ कंप्लीट हो गया है।
अब जो उत्तर था, इसका उत्तर क्या आ रहा है, एक्स। मैंने बताया था कि दोनों लाइनें एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटेंगी वो बिंदु क्या होगा, उन दोनों समीकरणों का हल होगा। दोनों समीकरण कहाँ काट रहे हैं, 1,2 पर, जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ। तो 1,2 ही क्या है, हमारा आंसर है। यानी कि जो भी एक्स्ट्रा वो पूछेगा, या जो भी ए का मान या एम का मान पूछेगा, तो उसके अंदर हमको क्या करना है, जो इक्वेशन अलग से दे रखी है उसके अंदर एक्स का मान तो 1 रखेंगे और वाई का मान क्या रख देंगे, 2, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ बोर्ड के ऊपर। ठीक है, इस तरह से हमारा ग्राफ क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो देखो अब देखते हैं प्रश्नावली में अगले सवाल। देखो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो तो कौन सा था, ग्राफ वाला था, दो चरों वाले जो रैखिक समीकरणों का जो ग्राफ था वो वाला। अगर मान लो गलती से भी क्वेश्चन थोड़ा पेपर टफ या कहूँ कि चेंज हो जाए, तो उस कंडीशन में इन दो सवालों के अलावा तीसरा सवाल नहीं आएगा। यानी कि जिसके अंदर या तो कुछ ना कुछ हल करके फिर ग्राफ बनाना हो, या फिर ये जो दो लाइनें मैंने खींची हुई है इनको मोड बोलते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। तो मोड वाला सवाल आ सकता है, क्योंकि यही क्या है, 6 नंबर लायक बड़े सवाल है अगर गलती से आए तो दोनों ही सवालों को एक बार हम देख लेते हैं कैसे किस तरह से हल करेंगे। मैं बात करूं पहले सवाल की, तो देखो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म थे, लेकिन यहाँ पे केवल और केवल क्या आएगी, एक असमीका का ही ग्राफ बनाना है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो इस दूसरे सवाल के अंदर दो असमीकाएं बन जाएंगी, जो कि मैं बाद में बताऊंगा। देखो पहले क्वेश्चन के अंदर मैं देखूं तो यहाँ 3x - 2y ≤ x + y - 8 ये है। तो इसको पहले क्या करना है, सोल्व करना है, क्योंकि x वाली दो टर्म है, y वाली भी दो टर्म है, इनको क्या करना है, एक एक टर्म में चेंज करना है। यानी x वाले को x वाले के पास और y वाले को y वाले के पास हमको क्या करना है, पक्षांतर करना है। तो 3x, y इधर आएगा, छोटी संख्या ये है, इसका पक्षांतर करेंगे, y अगर इधर आएगा तो प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 2y ऐसे कैसे, माइनस का 2y ऐसे कैसे, ये y प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा। लेस देन इक्वल का साइन ऐसे कैसे आएगा, -8 भी ऐसे कैसे। 3x में से अगर x घट जाएगा तो मेरे पास बचेगा कितना, 2x। 2y और y दोनों की दोनों माइनस के हैं, तो दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, तो ये प्लस का आ जाएगा 3y, सॉरी माइनस का आएगा कितना, 3y, साइन सही सेम रहेगा। लेस देन इक्वल -8, ये बिल्कुल ऐसे कैसे रहेगा। अब ये जो मिली है ये क्या है, हमारी असमीका पूर्णतः बन चुकी है। अब इसका हमको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। अब इसका ग्राफ किस तरह से बनाना है, इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, निम्न असमीका को असमीका को समीकरण में बदलने पर, समीकरण में बदलने पर, यानी ग्राफ बनाने की प्रोसेसिंग में क्या करना है, हमको जो भी असमीका हमको दे रखी है उसको किसमें बदल लेना है, समीकरण में बदलना है। समीकरण में बदलने का मतलब यहाँ का ये जो साइन है वो इक्वल का यानी बराबर का चिन्ह आ जाएगा, इसकी जगह 2x - 3y बराबर कितना आ गया, -8 आ गया। ऐसा मैंने समीकरण में इसलिए बदला है क्योंकि मेरे को क्या है, दो बिंदु कम से कम निकालने हैं जिससे मैं क्या कर सकूं, ग्राफ बना सकूं किसकी, समीकरण की। तो अब यहाँ पे मैं x और y का मान कुछ भी अपनी मर्जी से रख दो जिससे y का मान हमारे पास आ जाए। ठीक है, असमीकरण वाले क्वेश्चनों के अंदर हम अधिकतर क्या करते हैं, x बराबर 0 रखते हैं और एक बार रखते हैं y बराबर 0। यदि x बराबर 0 हो तो y बराबर देखो क्या आएगा, x का मान 0 रख दिया, यानी x वाला पद तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -3y, अगर मैं -3 का पक्षांतर करूंगा तो पक्षांतर करने के बाद वो कहां चले जाएगी, बटे में चली जाएगी। तो y बराबर जो है, y बराबर वो क्या आएगा, -8/3 आएगा, -8/3 बटे में चला गया। माइनस का चिन्ह यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे तो माइनस से माइनस कट गया, तो y का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 8/3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ एक बात पे ध्यान रखना है, या कहो कि बटे में अगर इस असमीका वाले ग्राफ के अंदर आ जाए तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको ग्राफ बनाते टाइम इतना पैमाने का ध्यान हमको नहीं रखना पड़ेगा, पैमाने का इतना ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। एक बात ये देख लो, अगर मैं 8 के अंदर 3 का भाग जाता हूँ तो जो लगभग आएगा उत्तर वो कितना आएगा, 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 2 शेषफल बचेंगे 20 हो जाएगा। तो 3 का भाग देंगे अगर 20 के अंदर तो कितनी बार, 6 बार जाएगा, 6 × 18, तो लगभग कितना 2.6 के आसपास आएगा।
अब ये वाला पॉइंट वाला जो सिस्टम ग्राफ के अंदर समझ लेंगे कि इसको किस तरह से दर्शाएंगे। अब देखो अगर मैं y का मान 0 रखता हूँ यानी y वाला पद पूरा 0 हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना आएगा -8, या कहूं x बराबर क्या आ जाएगा -8/2, 2 का भाग 8 में जाएगा -4 बार, तो x का मान कितना आ गया -4। इन दो बिंदु मेरे को मिले, एक तो 0 8/3। देखो ग्राफ के अंदर अगर कहीं भी मेरे को पॉइंट लिखना है तो ये वाली संख्या मैं नहीं लिखूंगा, ये इसलिए लिखी है क्योंकि ग्राफ बनाते टाइम तुमको आसानी होगी इसको बताने में मेरे को, लेकिन अपन को केवल इतना ही लिखना है 8/3 ही लिखना है। अब ये y बराबर 0, ये तो हमको जो बिंदु मिले हैं, तो यहाँ पे जो बिंदु है वो तो क्या मिला है -4,0, और ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर जो बिंदु था वो बिंदु क्या मिलेगा, पहले x का मान लिख लेते हैं, तो 0,8/3। तो इस तरह से मैंने क्या कर लिए, ये वाला असमीका का यहाँ पे पार्ट खत्म हो जाता है। अब देखो इसका जो ग्राफ है वो मैं यही समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, x अक्ष होता है, यहाँ पे x डैश यानी माइनस वाला पार्ट, y डैश माइनस वाला पार्ट है, और ये वाला y होता है। ठीक है, अब यहाँ अगर मैं संख्याएं देखूं तो मेरी लगभग संख्याएं 4 तक ही आ रही हैं, तो ये 1 2 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। ठीक है, अब देखो ये वाली जो चीजें हैं इसको क्या करेंगे हम, पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे मैंने समझाया था उस तरह से हम एग्जैक्ट बना लेंगे। यहाँ मैं क्या बना रहा हूँ, रफ में बना रहा हूँ, इसलिए पैमाना जो हमारा होगा वो क्या होगा, एक जैसा समान नहीं बन पाएगा, लेकिन क्योंकि इसके अंदर एक ही लाइन खींचेगी इसलिए मेरे को इतना यहाँ बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो यहाँ एक बिंदु मेरे को क्या मिला था 0,8/3, 8/3 था यानी 2.6 लगभग जो मान आ रहा था वो आ रहा था y का, यानी y अक्ष के ऊपर जो मान 8/3 है वो कहाँ आएगा, लगभग 2.5 के आगे, यानी कि 2 और 3 के बीच में आएगा। कुल मिला के बात क्या है कि 2 से ज्यादा लेकिन 3 से कम आएगा, जो कि आधे से हल्का सा ऊपर रहेगा, यानी बिंदु मेरे को यहाँ मिलेगी। ठीक है, अब बात करता हूँ दूसरा पॉइंट कहाँ मिलेगा, y का मान 0 x अक्ष के ऊपर होता है, यहाँ x का मान कितना है -4, तो -4 कहाँ मिलेगा मेरे को, -4 यहाँ मिलेगा, लगभग -4 यहाँ मिलेगा, तो ये वाला बिंदु क्या हो गया मेरा -4,0, ये वाला बिंदु क्या है -4,0। दोनों को हम क्या करेंगे, स्केल से मिला देंगे तो हमको इस तरह से एक रेखा मिल जाएगी। ठीक है, अब हमें को क्या करना है, इस भाग को छायांकित करना है, या कहूं कि हमको हल क्षेत्र निकालना है। तो हल क्षेत्र के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा असमीका दी हुई थी, जो हमारी असमीका थी यानी कि ये वाली, ठीक है, इसके अंदर मूल बिंदु के निर्देशांक रखेंगे, इसके अंदर क्या रखेंगे, मूल बिंदु के निर्देशांक रखेंगे। यहां से मैं इसको मिटा रहा हूं, तो मूल बिंदु असमीका, कौन सी असमीका है, 2x - 3y ≤ -8। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, 2x - 3y ≤ -8। ठीक है, असमीका को संतुष्ट। अब देखो मेरे को क्या करना है, मूल बिंदु किसको कहते हैं, 0,0 को कहते हैं। मूल बिंदु 0,0 यानी x और y के मान यहाँ 0 रख देने, और फिर देखना है कि बात जो यहाँ पे आएगी वो सत्य है या असत्य है। उदाहरण के तौर पे मैं रफ में करके बता देता हूँ, ये पूरा भाग x और y वाला पूरा भाग तो क्या हो जाएगा 0, जब मैं मूल बिंदु के निर्देशांक रखूंगा। <= का साइन ऐसे कैसे, और -8 का साइन भी ऐसे कैसे आएगा। अब देखो क्या ये बात सही है कि जो -8 है वो बड़ा होता है 0 से, नहीं है, क्योंकि 0 क्या होता है, 0 बड़ा होता है -8 से, तो ये वाली बात क्या है, गलत है, यानी बड़ा वाला खुला हुआ मुंह बड़ी संख्या की तरफ होने चाहिए था, लेकिन ये छोटी संख्या की तरफ, यानी क्या है, असत्य है। असत्य मतलब संतुष्ट नहीं करेगा, नहीं करता है, तो हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा।
विपरीत और होगा। ठीक है, यहाँ देखो मेरे पूरा अच्छी तरह से नहीं लिखा हुआ, इसलिए मैं बोल के बता देता हूँ। मैंने लिखा है मूल बिंदु असमी का 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल -8 को संतुष्ट नहीं करता है तो हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत और होगा। संतुष्ट नहीं कर रहा तो मूल बिंदु के विपरीत और, अगर संतुष्ट करेगा तो मूल बिंदु की ओर होगा। देखो मूल बिंदु हमारी ये रही, रेखा ये रही, तो मूल बिंदु के ओर तो नीचे वाला हिस्सा हो गया, मूल बिंदु के विपरीत ओर यानी इस रेखा की कौन सी साइड, दूसरी साइड चले जाएंगे, इस साइड। तो हमारा जो हल क्षेत्र होगा वो क्या होगा, मूल बिंदु के विपरीत साइड, उल्टी साइड हो गया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, तीर का चिन्ह लगा के मैंने हल क्षेत्र को दर्शाया है। ठीक है, तुम्हारे पास पेंसिल होगी, पेंसिल से तुम्हें क्या कर देना है, इसको हल्का हल्का ब्लैक कर देना है इधर वाले हिस्से को। एक बात का, अगर यहाँ लेस देन इक्वल है, लेस देन इक्वल है या ग्रेटर देन इक्वल है, तो उस कंडीशन के अंदर ये वाली जो पॉइंट है, या कहूँ इस तीर के चिन्ह को इसके टच करके, रेखा पे टच करके बनाना है। अगर यहाँ ये इक्वल के साइन ना हो, लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल की जगह केवल लेस देन ग्रेटर देन हो, तो उस कंडीशन में इस रेखा को या इन तीर के चिन्हों को हमको क्या करना है, थोड़ा ऊपर बनाना है, बस इतना सा ध्यान रखना है। अब क्योंकि मेरे इक्वल वाले साइन थे इसलिए मैंने इस लाइन के टच करके ही बनाया है। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, पूरा ग्राफ कंप्लीट हो गया। इसके अंदर हल ना ज्ञात करके क्या ज्ञात करते हैं, हल क्षेत्र ज्ञात करते हैं, क्योंकि यह समीका है, इसके अंदर बहुत सारे मान होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला सवाल। तो देखिए अब दूसरा सवाल जो था हमारा, दूसरे सवाल के अंदर मैंने बताया कि जो ये दो लाइनें खिंची हुई, इसको हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। क्या कहते हैं, मोड। इस मोड का मतलब ये होता है कि जो अंदर वाली जो संख्या या अंदर वाला जो भी भाग है वो या तो ऋणात्मक होगा या होगा धनात्मक। दोनों ही कंडीशन में उसका जो उत्तर है वो कैसा आएगा, हमेशा धनात्मक आएगा। ये कौन कहता है, मोड कहता है। अगर इस मोड को मेरे को हटाना है, अगर इस मोड को मेरे को हटाना है, तो मेरे को ये नहीं पता कि अंदर वाली जो संख्या है वो क्या है, धनात्मक है, तो ये वाली कंडीशन। अगर ये वाला x माइनस वाई साइन ऐसे कैसे रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल का 1, या फिर ये होगा माइनस। क्योंकि मैंने बताया कि मोड का मतलब ये होता है कि अंदर जो भी है वो तो पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन इस मोड के कारण वो हमेशा पॉजिटिव ही बना रहेगा। इसलिए मेरे को मोड जब हटाना होगा तो मेरे पास दो कंडीशन आएगी, एक तो कंडीशन आएगी प्लस वाली और एक कंडीशन आएगी माइनस वाली। ठीक है, अब देखो इस वाली में तो कोई दिक्कत नहीं है, इस वाली की अगर मैं बात करूं तो या तो माइनस जो चिन्ह है उसको क्या कर दो, अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इस माइनस का अगर मैं पक्षांतरण कर दूं, इस माइनस चिन्ह का अगर मैं क्या कर दूं, पक्षांतरण कर दूं, तो x माइनस वाई ये वाला चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। क्योंकि -1 जो होगा जिसका मैं पक्षांतरण करने जा रहा हूं वो क्या है, गुणा में। ऋणात्मक संख्या का जब भी हम पक्षांतरण करेंगे तो ये वाला चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल -1 हो जाएगा। क्योंकि 1 के अंदर जब मैं भाग दूंगा किसका, -1 का, तो वो क्या होता है, 1 माइनस का ही होता है। तो इस तरह से मेरे पास अपनी बार क्या मिली, दो असमीका मिली है। असमीका नंबर फर्स्ट ये वाली है, असमीका नंबर सेकंड मेरे पास ये वाली है। क्या हो गया, गलत हो गया, थक गया, बड़े पसीने आ गए, थोड़ा सा तो इसको पूरा ही कर देते हैं। तो देखिए अपन क्या कर रहे थे, जब असमीका हमको पूर्णतः मिल जाती है तो इनको क्या करते हैं, सबसे पहला काम ग्राफ बनाने का क्या होता है, निम्न असमीकाओं को समीकरण में बदलने पर, निम्न असमीका को समीकरण में बदलने पर, ठीक है, बदलने पर। तो एक तो जो समीकरण मिलेगा वो मिलेगा मेरे को x माइनस वाई इक्वल टू 1 और दूसरा मिलेगा x माइनस वाई इक्वल टू -1। ठीक है, दोनों समीकरण की समीकरण में मैंने बदल दिया। इसको डाल लेते हैं समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। तुम कहोगे कि 1 2 ऊपर भी लिख दिया नीचे भी लिख दिया, तो ऊपर वाला लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि असमीका है और समीकरण में अंतर होता है। नीचे वाले में डाल लेते हैं 1 और 2। ठीक है, अब हमने क्या किया था, पिछले वाले क्वेश्चन में जैसा किया था वैसा इसमें करना है, क्या बिंदुओं के मान निकालना है। ठीक है, यानी समीकरण
एक में, समीकरण एक में क्या करना है, x बराबर 0, तो y का मान क्या आएगा, x वाला पार्ट 0, तो माइनस वाई बराबर 1 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो देखो, -1 बराबर 0, तो सॉरी माइनस वाई बराबर क्या 1, तो y बराबर क्या आ जाएगा, -1। ये -1 का जब मैं पक्षांतर करूंगा तो वो कहाँ जाएगी, बट्टे में जाएगी संख्या, और बट्टे में जाने का मतलब क्या है कि भाग में अगर माइनस का चिन्ह है तो वो ऊपर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये y का मान ये आ गया। अब समीकरण 2 में y बराबर क्या रखना है, एक बार x बराबर 0 रख दिए, दूसरी बार क्या करेंगे, y बराबर 0 रखेंगे, तो x बराबर, y वाला पार्ट 0 हो गया, x प्लस का है तो x बराबर डायरेक्ट क्या आ गया, 1 आ गया, x बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। समीकरण 2 में x बराबर 0 तो और y बराबर 0, तो x बराबर अगर 0 रखूं, x का मान यहाँ 0 रखूं, तो माइनस वाई बराबर -1 आ जाएगा, माइनस से माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो y का मान क्या आ जाएगा, 1, तो y बराबर क्या आ गया, 1। जब y का मान 0 हो, यानी ये वाला पार्ट 0 हो, तो y x के बराबर केवल और केवल क्या बचेगा, -1, x बराबर क्या बचेगा, -1। ठीक है, तो इस तरह से मैंने दोनों समीकरणों के क्या निकाल लिए, बिंदु निकाल लिए। अब मेरे को क्या करना है, ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के बाद में हल क्षेत्र के बारे में बताना है कि हल क्षेत्र कैसा होगा। देखो असमीका कौन कौन सी थी, इन दोनों, एक तो ये वाली थी और एक ये वाली थी, दोनों के अंदर क्या करना है, मेरे को मूल बिंदु के निर्देशांक रखने हैं, यानी कि x y दोनों पार्ट 0 कर देना है। ठीक है, इसमें भी x और y दोनों पार्ट क्या कर देना है, 0 कर देना है। अब रफने देख लेते हैं, पहले पार्ट के अंदर अगर मैं देखूं इस वाले के अंदर, तो ये वाला पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, ये वाला चिन्ह ऐसे कैसे 1। ये बात सही है क्या, कि एक जो होता है वो छोटा होता है किससे, 0 से, यानी कि ये बात क्या है, गलत है, गलत है का मतलब संतुष्ट नहीं करेगा। दूसरी असमीका में अगर हम देखें, तो दूसरी असमीका के अंदर देखो, y x माइनस वाई, इसकी जगह तो 0 रख देंगे, लेस देन इक्वल का साइन आ गया, -1 क्या आ जाएगा हमारे पास, ऐसे कैसे आ गया। तो ये बात सही है क्या, कि 0 जो है वो छोटा होता है किससे, -1 से, क्योंकि बड़ा वाला खुला हुआ मुंह किधर है, -1 की ओर, जो कि बड़ी संख्या को बताता है। लेकिन ये बात भी क्या है, हमारी गलत है, क्यों, क्योंकि 0 बड़ा होता है माइनस वाली संख्याओं से। इसका मतलब दोनों की दोनों असमीकाएं क्या है, संतुष्ट नहीं कर रही हैं। तो इस बात को हम यहाँ क्या लिखेंगे, असमीका x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल 1 तथा दूसरे समीकरण भी लिख लेते हैं, x माइनस वाई लेस देन इक्वल -1, दोनों ही मूल बिंदु के निर्देशांक रखने पर संतुष्ट नहीं करती है। अतः हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत और होगा। ठीक है, संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए जो हल क्षेत्र होगा वो क्या होगा, मूल बिंदु के विपरीत और होगा, जैसा कि मैंने क्या किया था पिछले क्वेश्चन में बताया था उसी तरह से। अब ग्राफ, रही बात ग्राफ बनाने की, तो ग्राफ भी बना के बता देता हूं मैं। देखिए ग्राफ के अंदर क्या थे, ये वाले दोनों अक्ष, तो कौन से अक्ष थे अपने, एक्स अक्ष, एक्स डैक्स हो गया, ऊपर वाला y हो गया, नीचे वाला y डैश हो गया। इस पे आती है धनात्मक संख्याएं 1 2 1 2, ये दोनों किस में होती है, माइनस में होती है, -1 -2 1 2। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इन उत्तरों की, या कहते हैं कि इन बिंदुओं की। तो x का मान 0 था, तो y का मान -1 था। x का मान 0 किस पे होता है, y अक्ष के ऊपर होता है, y का मान कितना है, -1, y का मान -1 कहाँ है, ये रहा। ठीक है, दूसरा बिंदु है 0, यानी 1,0, तो 0 y का मान है, कौन से अक्ष पे होता है, x अक्ष के ऊपर होता है, x का मान कितना है, 1, ये रहा।
दोनों को क्या करेंगे, एक साथ मिला देंगे, तो मेरे पास जो रेखा है वो कुछ इस तरह से मेरी बनेगी। ठीक है, बात करते हैं दूसरे की। ये तो किसकी है, कौन से समीकरण की, x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल 1 की थी। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे समीकरण की जो ग्राफ थी। तो दूसरे समीकरण के अंदर x का मान 0 और y बराबर क्या है, 1 है। y का मान 1 ये रहा और x का मान 1, तो सॉरी x का मान 0 इसी पे होता है। y का मान 0 x अक्ष के ऊपर होगा और x का मान -1 ये रहा। दोनों बिंदु मिल गई, दोनों को हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से इस तरह से मिला देंगे। तो ये कौन सी समीकरण थी, x माइनस वाई लेस देन ग्रेटर देन इक्वल -1। ठीक है, ये वाली कंडीशन थी। अब देखिए हल क्षेत्र क्या था, मूल बिंदु के विपरीत ओर। मूल बिंदु यहाँ है, इसके विपरीत ओर का मतलब रेखा के दूसरी साइड। इस साइड तो क्या है, मूल बिंदु है, तो विपरीत ओर कौन सा हो गया, दूसरी वाली साइड। तो हल क्षेत्र किस तरफ होगा, इस साइड। इसके अंदर भी विपरीत ओर था, मूल बिंदु बीच में है, तो विपरीत ओर कौन सा, दूसरा साइड होगी। तीन रेखा मैंने क्या कर दी, तीन तीर के चिन्ह यहाँ दर्शा दिए। पेंसिल हो, पेंसिल से इस वाले भाग को, इस वाले भाग को क्या कर देना, हल्का डार्क कर देना। ज्यादा काला भी मत करना, खराब हो जाएगा, हल्का डार्क करना है। तो इस तरह से हमारे क्या है, असमीकाओं के ग्राफ बनते हैं। दोनों तरीके जो मैंने बता दिए हैं, ये दोनों सवाल ही आ सकते हैं अगर क्वेश्चन गलती से आ जाए। नहीं तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वही आने की ज्यादा संभावना है।